एक तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे थे और बीजेपी राहुल पर हमलावर है। दूसरी तरफ राहुल गांधी एक दूसरी परेशानी में फंस गए। क्या है वो परेशानी? राहुल संसद में सरकार को घेर रहे हैं लेकिन खुद एक मुसीबत में फंसे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली तो राहुल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता पर आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप लगे थे। यह शिकायत कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने की थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई ईडी से उन आरोपों के सत्यापन के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने मई में अपने आदेश में कहा था कि यदि शिकायत प्राप्त हुई है तो उसमें लगाए गए आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन किया जाए। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई या ईडी कानून के तहत उचित कदम उठा सकती है, यानी जांच के दौरान सूचना मिलने पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी को गिरफ्तारी का भी अंदेशा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है जिसमें मामले को इलाहाबाद से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई। दोनों याचिकाएं 7 अगस्त को दाखिल की गई थी। सुनवाई 17 को होगी। इस बीच हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है। अब राहुल गांधी की आय से जुड़ी बात हो रही है। इस मामले में कहा गया आय से अधिक संपत्ति का मामला। तो आइए, राहुल गांधी ने जो हलफनामा दिया, चुनावी हलफनामा, उस हलफनामे के हिसाब से राहुल गांधी के पास कितनी संपत्ति है यह है उनकी पूरी संपत्ति का डेटा। संपत्ति 20 करोड़ 39 लाख। उनकी आय देखिए, सालाना आय 2022-23 में 1 करोड़ से ज्यादा थी। 1 करोड़ से ज्यादा 21-22 में, उससे पहले 1 करोड़ 31 लाख थी। 2020-21 1 करोड़ 29 लाख, 2019-20 में 1 करोड़ 21 लाख और 2018-19 में 1 करोड़ 20 लाख। अगर देखें तब से अब तक उनकी आय, कुल आय कम हुई जो उनकी कमाई थी। अब चल संपत्ति देखिए, कैश 55,000, बैंक में जमा 26,25,000, बॉन्ड और शेयर में 8 करोड़ 32 लाख रुपए, एनएसएस पोस्टल सेविंग में 61,52,000, ज्वेलरी में 4,20,000 रुपए और कुल 9 करोड़ 24 लाख रुपए। अचल संपत्ति दिल्ली के सुल्तानपुर और महरौली में खेती वाली 2 जमीनें हैं। अचल संपत्ति में दिल्ली में एक फार्म हाउस बिल्डिंग है और अचल संपत्ति में कुल कीमत 2 करोड़ 10 लाख है इसकी। गुरुग्राम में कमर्शियल बिल्डिंग 9 करोड़ 4 लाख से अधिक की है। कुल अचल संपत्ति 11 करोड़ 15 लाख की है। देनदारी 49,79,000 रुपए की है। यह 2024 का चुनावी हलफनामा है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। चाणक्य और क्या कहते थे, सरदार पटेल, वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें, और बिना नफरत के, बिना हिंसा के, बिना नफरत के हम हमारी देश की संस्कृति, हमारे देश के कल्चर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश नफरत का नहीं है, मोहब्बत का है, प्यार का है, भाईचारे का है, अहिंसा का है। ये हम प्रूव करके दिखा देंगे सबको। तो रही सियासत के बाद खबरों में आगे रुख करते हैं। आज की एक और बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में धमाका आपने देखा था। लाल किला धमाका अलकायदा ने करवाया। अलकायदा उसामा बिन लादेन का संगठन, अल जवाहिरी का संगठन, उसने लाल किला धमाका कराया। तस्वीर आपको याद होगी। लाल किले के सामने एक गाड़ी, जिस गाड़ी को डॉक्टर उमर चला रहा था और उमर उसमें बैठा हुआ था और उस वक्त गाड़ी फट गई, धमाका हुआ, बॉम्ब धमाका। एक गाड़ी के अंदर बॉम्ब था और टाइम से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। हटो भैया, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। चौंकाने वाली खबर यह है कि इस धमाके में जो अलकायदा का नाम सामने आया, यह बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखी गई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बताया गया कि दिल्ली के लाल किले पे जो धमाका हुआ उसमें हाथ था अलकायदा का। आइए अब आपको बताऊं कौन सा बड़ा खुलासा हुआ है और अलकायदा की एंट्री कैसे हो गई इस पूरे धमाके में। कुछ इस तरह धमाका हुआ था और जिस शख्स को आप देख रहे हैं यह धमाके में शामिल। लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसमें अलकायदा का हाथ था। यह दावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 38वीं रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट को यूएनएससी की प्रतिबंधित समिति की निगरानी टीम ने तैयार किया है।
जिसमें अलकायदा से जुड़े AQIS को धमाके का जिम्मेदार बताया गया। AQIS का पूरा मतलब है भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा। यूएनएससी की रिपोर्ट इसलिए अहम है क्योंकि इससे पहले फरवरी में रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में धमाके का जिम्मेदार जैश ए मोहम्मद को बताया गया, यानी मसूद अजहर के संगठन को। भारत में ब्लास्ट की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA कर रही है और NIA ने चार्जशीट में धमाके का जिम्मेदार अलकायदा को बताया। 10 आरोपियों के खिलाफ 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। एजेंसी के मुताबिक सभी आरोपी अलकायदा के गजवतुल हिंद से जुड़े हुए थे। NIA ने इसे अलकायदा के AQIS से जुड़ा हुआ संगठन बताया था। नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किला के पास भारी भीड़ में धमाका हुआ था। आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी ने बारूद से भरी कार को उड़ा दिया था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में AQIS के बदलते तौर तरीकों पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा छोटे और बिखरे समूहों से गतिविधियां बढ़ा रहा है। इस संगठन ने अपनी चेन सप्लाई और फंडिंग नेटवर्क को मजबूत कर लिया है। भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया में आतंकी नेटवर्क के विस्तार का खतरा बढ़ गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद। UN सिक्योरिटी काउंसिल वही कह रही है जो हमारी NIA ने कहा कि ये भारत के खिलाफ साजिश है। बेसिकली अंसारुल गजवाए हिंद इसको कहा जाता है। ये बेसिकली अलकायदा इन साउथ एशिया, ये उनका ऑपरेशन है। दे आर ट्राइंग टू हैव देयर बेसिस आल्सो इन इंडिया एंड बांग्लादेश। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो मेरा ये मानना है कि इसके पीछे भी पाकिस्तान की ISI है। समय आ गया है कि जब इस तरीके का संक्रमण देश में हो रहा है तो इनके विरुद्ध ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए। जब ये देश के नहीं तो इनको देश की कोई सुविधा भी नहीं मिलनी चाहिए और इनके सपोर्ट सिस्टम को डिसमेंटल करने के साथ साथ इन सबकी भारतीय नागरिकता भी समाप्त होनी चाहिए। जो भारत का नहीं उसको नागरिकता नहीं। अब आइए आपको बताऊं कि अलकायदा का चीफ कौन है। ओसामा मारा जा चुका है, अल जवाहिरी भी मारा जा चुका है, तो फिर अलकायदा का चीफ कौन है? यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसे FBI ने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित किया है, इसका नाम है सैफ अल अदेल। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सैफ अल अदेल की। इसके ऊपर करोड़ों का इनाम है। अमेरिका ने इस पर करोड़ों का इनाम रखा है और यह अभी भी FBI की लिस्ट में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। अब देखिए अलकायदा का मुखिया है कौन। दरअसल वैश्विक आतंकी संगठन अलकायदा का प्रमुख सैफ अल अदेल है। वो अलकायदा संस्थापक ओसामा बिन लादेन का सुरक्षा प्रमुख रहा है। आदेल FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में, उस पर 95 करोड़ का इनाम है। वो अमेरिका में हुए 9/11 हमलों की योजना बनाने में शामिल रहा है। उसने केन्या, तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर भी हमला कराया। इन हमलों में 224 लोग मारे गए थे जबकि 4000 से ज्यादा घायल हुए। आदेल का जन्म मिस्र में हुआ। वो मिस्र की सेना में अधिकारी रह चुका है। सैन्य ट्रेनिंग से वो सैन्य रणनीति और खुफिया अभियान में माहिर है। अलकायदा में उसे विस्फोटक एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता रहा है। दावा है कि अल जवाहिरी की मौत के बाद आदेल को कमान मिली। जवाहिरी को काबुल में ड्रोन अटैक करके अमेरिका ने मार गिराया था। फिलहाल अलकायदा का मौजूदा मुखिया सैफ अल अदेल है। सुनिए, अलकायदा ने अगर भारत में या अलकायदा के किसी ग्रुप ने भारत में देश की राजधानी दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट कराया तो ये चौंकाने वाली खबर है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं सुनिए। तो हिंदुस्तान बड़ी देर से कह रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो है टेररिज्म फैलाया जा रहा है और वो होम ग्रोन नहीं है, मतलब कि घर का नहीं है, वो बाहर से जो है, वो चाहे वो अलकायदा है, चाहे ISIS है, चाहे पाकिस्तान के जो है ISI, वो सारे के सारे मिलके यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो है ये अपने जो कार्रवाई है कर रहे हैं। वो जो है उसको उन्होंने इकट्ठा किया, उसको बनाया, एक उसको फ्रंट रख के, ताकि उसके तहत जो है यहाँ पे जो हिंदुस्तान के अंदर इसका जो है सारा का सारा ये टेररिज्म जो है फैलाया जाए।